तो हमने लगभग सारा टॉपिक कवर कर लिया है। आज एक बचा हुआ जो टॉपिक है वो है आपका बैंकिंग। मैंने बता दिया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन मैंने बता ही दिया है। हमको अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसको आज के टॉपिक में कवर किया गया है। इसको कि ये क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आप लोगों का स्क्रीन दिख रही है, पीपीटी दिख रहा है, एक बार कंफर्म कीजिए। यस सर। ठीक है जी सर। तो ठीक है, गुड। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता क्या है। तो हमारे यहाँ दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक ट्रेडिंग बिजनेस होता है और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। तो ट्रेडिंग बिजनेस में आप लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग बिजनेस में वस्तुओं को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, उसको ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। सामान को खरीदना और उसको बेचना ट्रेडिंग बिजनेस कहलाता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि उस प्रोडक्ट का जो मतलब वो जो प्रोडक्ट बिकता है, जो ट्रेड होता है, वो कहीं ना कहीं पहले से मैन्युफैक्चर हुआ है, उसको बनाया गया है। दैट मीन्स कि उस प्रोडक्ट को बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, किसी भी सामान को, मान लीजिए चीनी है, तो चीनी अगर मार्केट में बिक रहा है तो इसके पहले चीनी बना है, गन्ना से चीनी बना। कहाँ बना? उस फैक्ट्री में बना, शुगर फैक्ट्री में बना। तो वो बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है वो आगे हम वो देखेंगे। देखिए इसमें चार टर्म्स यूज किए गए हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल, यहां देखो रॉ मटेरियल आपको दिख रहा है। रॉ मटेरियल क्या होता है, यहाँ पे एक आप एग्जांपल देखो, पार्ले-जी एक बिस्किट है, राइट। एक बिस्किट बनाने के पीछे कितनी प्रक्रियाएं हैं। रॉ मटेरियल को क्या किया गया, जो बिस्किट में बनने वाले रॉ मटेरियल्स है, जैसे कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं। जैसे कि बिस्किट कैसे बनता है, तो बिस्किट आपका बनता है, मैदा रहता है, आटा रहता है, उसमें चीनी रहता है, ठीक है, उसमें आपका बटर रहता है, बहुत सारी चीजें मिला के एक बिस्किट बनता है। तो उस बिस्किट को बनाने में जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है उसको हम वो क्या करते हैं, कहते हैं उसको रॉ मटेरियल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप तो ये बिस्किट बनाने में क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही है। रॉ मटेरियल को इकट्ठा किया गया, जैसे फ्लोर, ये आटा है, आटा को क्या किया गया, मिक्सिंग किया गया, ठीक है। फिर उसका मॉडलिंग किया गया, मॉडलिंग में उसको शेप दिया गया। फिर उसके बाद उसको बेकिंग किया गया, बेकिंग मतलब उसको भट्टी में गर्म किया गया। फिर उसके बाद उसको ठंडा किया गया, उसके बाद उसकी पैकेजिंग हुई। तो दैट मीन्स कि बिस्किट बनाने में ये सारी प्रक्रियाएं हो रही है, ये होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस हुआ, रॉ मटेरियल इकट्ठा करने से लेके पैकिंग तक का एक पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ, उसके बाद आपका बिस्किट बनके रेडी हुआ। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कितने प्रकार का होता है, तो आप इस पीपीटीज में देखोगे तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होता है आपका प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग उसे कहते हैं जिसमें हम एक प्रोसेस के तहत किसी प्रोडक्ट को नहीं बनाते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारा प्रोसेस नहीं होता है, सिर्फ हम पार्ट्स को जोड़ के, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के आपस में एक नया फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, वो होता है डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि अगर आपको कंप्यूटर बनाना है तो आपको बहुत सारा प्रोसेस मशीन, मतलब उसको भट्टी में गर्म नहीं करना है, उसका मिक्सिंग नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ के कंप्यूटर बनाना है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, यूपीएस, इन सबको आपस में कनेक्ट कर दोगे एक कंप्यूटर बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका कार है, बाइक है, ये सब क्या है, ये डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग के उदाहरण है। दैट मीन्स कि इसमें बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ के बनाया जाता है। जैसे कि आपका चेयर है, टेबल है, ये सब क्या है, पार्ट्स को जोड़ के बनाया जाता है, राइट। अगर हम कार का उदाहरण लें तो कार में क्या है कि बहुत सारा कंपोनेंट है। अब देखो, जहां प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग है वहां पे रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, और जहां डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां पे कंपोनेंट यूज किया जाता है। ये दोनों उसका पार्ट ही होता है। जैसे कि आपको अगर कार बनाना है तो कार के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको बॉडी चाहिए, सीट चाहिए, विंग्स चाहिए,
आपको स्टीयरिंग चाहिए, इन सारे पार्ट्स को जोड़ के एक कार बनाया जाता है। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि अगर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में मिला के, ये पार्ट्स कंपोनेंट्स होता है जिसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को इकट्ठा करके आपस में जोड़ के एक नया फिनिश गुड बनाया जाता है, वो होता है आपका डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग। जैसे मोबाइल हो सकता है, मोबाइल में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसका बैटरी होता है, कवर होता है, डिस्प्ले होता है, इन सबको जोड़ के मोबाइल बनाया जाता है। तो ये क्या हुआ, ये डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग का एक एग्जांपल हुआ। और इसमें जो पार्ट्स यूज होता है उसको हमको कंपोनेंट्स कहते हैं। और प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि मैंने पार्ले जी बिस्किट का एक उदाहरण दिया कि इसमें पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है, इन सभी प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो होता है हमारा प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल होता है। ये प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग होता है। और इसमें जो पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जो रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, उसको हम लोग रॉ मटेरियल कहते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अब प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का एक उदाहरण और डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग का एक एक उदाहरण आप लोग बताइए। बताओ सूरज, एक प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल बताओ, क्या हो सकता है? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है मेरी आप सबको? आ रही है सर। बताइए। बाकी कोई? देखिए प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपका केक है, केक बनता है, आप अपने बर्थडे पार्टी में केक मंगाते हैं, वो क्या है, वो एक प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल है। उसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को मिला के उसका पूरा एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस करने के बाद वो केक रेडी होता है, तो वो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण हो गया। बिस्किट हो गया, जैसे कि मैंने बताया, केक हो गया, और क्या हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोसेस, जैसे कि आपका ऑयल है, वो भी एक प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण है। आप सरसों से मशीनरी में उसको पीस के फिर उससे ऑयल निकालते हैं, वो भी एक प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का है। शुगर है, चीनी है, वो भी एक प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण है। गन्ना को शुगर फैक्ट्री में ले जाके फिर उसमें बहुत सारा प्रोसेस होने के बाद चीनी निकलता है। जैगरी है, गुड़ है, ये भी एक प्रोसेस में। तो ये सब जिसमें प्रोसेस होता है वो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। जैसे चावल है, चावल क्या है, एक प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग है। धान को राइस मिल में ले जाके फिर चावल निकाला जाता है, उससे ब्रांड निकलता है, ये सब प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। और डिस्क्रीट, जिसमें पार्ट्स को जोड़ा जाता है, जैसे कि आपका वॉच है, टेलीविजन है, फ्रीज है, एसी है, सब क्या है, डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें पार्ट्स को जोड़ के आपस में एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है रॉ मटेरियल कंपोनेंट। आप समझ चुके हैं, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल यूज किया जाता है और कंपोनेंट्स डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। फिर आता है आपका बिल्स ऑफ मटेरियल। बिल्स ऑफ मटेरियल क्या होता है, वही चीज है जिस उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उस प्रोडक्ट को बनाने में जो मटेरियल यूज होता है उसको हम लोग बिल ऑफ मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है। फिर होता है आपका फिनिश एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स। ये क्या होता है, तो फिनिश्ड, देखो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है एक प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण। जैसे आपको एक बिस्किट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, बटर चाहिए, चॉकलेट चाहिए, शुगर चाहिए, व्हीट, गेहूं चाहिए, आटा चाहिए, ये सब मिला के आपका बिस्किट बनेगा। ये होता है आपका प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल। जैसे बिस्किट है, फूड है, बेवरेज है, रिफाइंड ऑयल है, फार्मास्यूटिकल्स है, दवाइयाँ है, ये सब क्या है, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण है। और यहाँ पे देखो कार, कार क्या है, ये डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ के आपस में एक नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है। जैसे आपका फर्नीचर है, टॉयज है, स्मार्टफोन्स है, कंप्यूटर्स है, ये सब डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैंने बताया था इसमें बहुत प्रक्रियाएं होती है, जैसे मिक्सिंग, मॉडलिंग, बेकिंग, कूलिंग। तो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा प्रोसेस होता है, लेकिन डिस्क्रीट में उतना प्रोसेस नहीं होता है, इसमें सीधे पार्ट्स को जोड़ के बनाया जाता है। फिर आता है आपका फिर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका आता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन WIP, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब काम अभी जारी है, अभी प्रोडक्ट आपका बनके रेडी नहीं हुआ है, कार्य प्रगति पे है, वो होता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस। फिर रॉ मटेरियल आप देखोगे, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे स्टील है, रबर है, ये सब क्या है, रॉ मटेरियल्स। इससे एक नया प्रोडक्ट बनाए। कंपोनेंट्स क्या हो सकता है, जैसे सीट है, विंग्स है, आपका इंजन, ये है उसका मतलब इंजन है, ये सब क्या है, आपका कंपोनेंट होता है। फिर आप यहाँ पे देखोगे फिनिश गुड। फिनिश गुड मतलब वो प्रोडक्ट, जैसे कार अपने आप में एक फिनिश प्रोडक्ट हो गया।
ठीक है, एसी फिनिश प्रोडक्ट है, रेफ्रिजरेटर एक फिनिश प्रोडक्ट है, ये बन के तैयार हो चुका है। लेकिन अगर आप कार का ये बॉडी देखोगे, ये सेमी फिनिश गुड्स है, क्योंकि ये पूरा अपने आप में एक प्रोडक्ट नहीं है, ये अभी सेमी फिनिश गुड्स है, इसको जोड़ के हम फिनिश गुड बनाएंगे। तो ये डिफरेंस है फिनिश गुड्स में और सेमी फिनिश गुड्स में। ठीक है, उसके बाद आता है स्क्रैप। स्क्रैप क्या होता है? जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हो, उसमें से जो अवशिष्ट निकल जाता है, जिसको हम लोग कबाड़ कहते हैं, जो किसी यूज का नहीं है, उसका यूज अब आगे नया प्रोडक्ट बनाने में तो नहीं हो सकता है, उसको हम लोग स्क्रैप कहते हैं। ठीक है, बहुत को भंगार कहते हैं, बहुत को कबाड़ कहते हैं हिंदी में, तो इसको स्क्रैप कहा जाता है। जो अनयूज्ड है, मतलब उसका यूज अब नए प्रोडक्ट को बनाने में नहीं किया जा सकता, नए प्रोडक्ट को बनाने के बाद वो स्क्रैप के रूप में बच गया है। फिर आता है को प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। अब ये को प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको समझ लीजिए। इसे देखो, यहाँ पे शुगर क्या है? शुगर अपने आप में एक फिनिश प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मान लो कि हम गन्ने से शुगर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, और चीनी के साथ साथ बाय डिफॉल्ट हमारा जैगरी भी बनता है उसी गन्ने से। चीनी तो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया, मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट हो गया, लेकिन उसी गन्ने से हम जैगरी भी बनाते हैं, यानी कि गुड़ भी बनाते हैं। तो गुड़ भी हमारा को प्रोडक्ट हुआ, मतलब इसको भी हम बेच सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि वो प्रोडक्ट आर डिजायरेबल सेकेंडरी गुड्स दैट आर जनरेटेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कैन बी सोल्ड और रीयूज्ड प्रॉफिटेबिलिटी। दैट मीन्स कि ये भी हमारा एक सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ही तैयार होता है, और इसको भी हम बेच के मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन ये हमारा प्राइमरी मोटिव, हमारा मोटिव ये नहीं था कि हम जैगरी बनाएंगे, हम तो बनाए शुगर, लेकिन उसी से बाय डिफॉल्ट ये भी रेडी हुआ उसी गन्ने से। तो ये भी हमारा एक प्रोडक्ट हुआ, जिसको हम को प्रोडक्ट कहते हैं, और इसका भी उद्देश्य बेच के प्रॉफिट कमाना होता है। और एक होता है बाई प्रोडक्ट। अब बाई प्रोडक्ट क्या होता है कि बाई प्रोडक्ट, अब मान लो शुगर से गन्ने से शुगर बना, जैगरी बना, और उसके बाद जो उसका अवशेष बच गया, जिसको हम लोग राब कहते हैं, रस उसका निकल गया, वो भी एक प्रोडक्ट ही है। लेकिन उसका पर्पस हमारा मतलब यूज बेचना नहीं है। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट वो मतलब उस प्रोसेस से वो बन के निकल गया है, तो वो होता है हमारा बाई प्रोडक्ट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है को प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट में? कि को प्रोडक्ट आपका एक सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है जो आप बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन बाई प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता है। बाई प्रोडक्ट को फिर किसी दूसरे प्रोडक्ट में यूज करने के लिए आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसका डेफिनेशन दिया गया है कि बाई प्रोडक्ट आर द मटेरियल दैट आर प्रोड्यूस एज ए रेसिड्यूल ऑफ इंसिडेंट, मतलब बाई इंसिडेंट ये तैयार हो जाता है। अब द प्रोडक्शन प्रोसेस बाई प्रोडक्ट कैन बी रिसाइकल, इसको रिसाइकल करने की जरूरत है, तभी आप एक नया प्रोडक्ट में इसको यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, बाई प्रोडक्ट क्या होता है, को प्रोडक्ट क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है, स्क्रैप क्या होता है, फिनिश प्रोडक्ट क्या होता है, सेमी फिनिश गुड्स क्या होता है, वर्किंग प्रोसेस प्रोग्रेस क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब हम सीधे आते हैं टैली पे, और टैली में इसका कैसे हम एंट्री होता है वो समझते हैं। तो आप लोग एक बार बताइए कि ये जो फंडामेंटल्स मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, ये सब समझ में आया आप लोगों को, या कभी अभी भी कंफ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए। यस सर, आ समझ गया में आ समझ गया। में। अच्छा, इससे रिलेटेड आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, मन में कोई प्रश्न है? नो सर, नहीं सर, कोई प्रश्न। चलो ठीक है, गुड। ठीक है, तो अब सीधे टैली में आते हैं और देखते हैं कि इसका टैली में इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है।
ठीक है। तो हम पहले एक प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लेके आपको बताएंगे, फिर उसके बाद एक डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लेके बताएंगे। ठीक है। तो देखिए, हमको क्या करना है, हमको दो सबसे पहले ग्रुप बनाना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण लेके आपको बता रहे हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, हम एक केक बनाएंगे। ठीक है। और इसमें बिल्स ऑफ मटेरियल कैसे सेट किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे पास सबसे पहले दो ग्रुप होगा, तो हम दो ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। कौन सा ग्रुप? तो स्टॉक का ग्रुप। एक होगा हमारा रॉ मटेरियल्स, दूसरा हमारा होगा फिनिश्ड गुड्स। ये दो हमारा ग्रुप हो जाएगा। ओके। अब इसके बाद हम वो आइटम्स बनाएंगे जो हमें यूज होगा। जैसे हम क्या बना रहे हैं, हम केक बना रहे हैं, तो केक में क्या क्या चाहिए? एक्सक्यूज मी। यस सर। हाँ सर, मेल आया। मैं देख लेता हूँ सर, थोड़ा ट्रेनिंग चल रहा है, तो जैसे ये कंप्लीट होने के बाद उसको देख लेता हूँ। जी जी। तो वो उसमें क्या क्या चाहिए, तो हमको हमको केक बनाने में आप लोग बताइए क्या क्या जरूरत पड़ेगा। आप लोग बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग का माइंड कैसे इसको ऑब्जर्व कर पा रहा है कि एक केक बनाने में कौन कौन सी रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, बताइए। चॉकलेट लगता है सर, बीट लगता है और बटर हाँ हाँ, लगता है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तो चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट्स लगेगा। तो चॉकलेट क्या है हमारा? रॉ मटेरियल है। ठीक है। एंड इसका यूनिट हम मान लो केजी बना केजी बना लेते हैं। ठीक है, केजी में यूज होगा चॉकलेट। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक नया यूनिट, केजीएस, किलोग्राम्स। ठीक है। एंड यूनिट क्वांटिटी कोड केजी, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब देखो, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि आप सब जानते हो कि 999 ग्राम्स के बाद, जैसे 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम हो जाता है। तो मान लो अगर हमको 50 ग्राम यूज करना है, तो हमको तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम जीरो रखेंगे तो वो 1 kg 2 kg में जाएगा। तो अगर हमको ग्राम में यूज करना है तो हमको क्या करना है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बढ़ाना पड़ेगा। तो चूंकि हम केजी का बना रहे हैं, तो 999 ग्राम के बाद 1 किलोग्राम होता है, तो यहाँ 3 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होगा। तो हम यहाँ पे 3 लेते, और फिर एक यूनिट हम और यहाँ पे क्रिएट करेंगे, वो होगा हमारा ग्राम का। ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, चलो हम यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं। ठीक है, अभी हम यूनिट नहीं दे रहे, हम एक नया यूनिट क्रिएट कर रहे हैं। हम गो टू में गए और क्रिएट मास्टर में हम यूनिट क्रिएट कर रहे हैं। हमने एक यूनिट, सिंपल यूनिट केजी बनाया था, अब हम बना रहे हैं ग्राम्स, जीएमएस ग्राम्स। और यहाँ यूनिट क्वांटिटी को हम जीएमएस इसका दिया हुआ है। ये नंबर ऑफ डेसिमल से जीरो रहेगा, क्योंकि हमारा 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम ऐसे ही जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जीरो रखेंगे। अब ये दोनों को जोड़ के हम एक नया कंपाउंड यूनिट बना रहे हैं। पहले हमने केजी का एक सिंपल यूनिट बनाया, फिर ग्राम्स का एक सिंपल यूनिट बनाया, और दोनों को अब आपस में जोड़ के एक कंपाउंड यूनिट बना रहे हैं,
यहाँ पे आप बैक स्पेस की प्रेस करके ऊपर जाके इसको कंपाउंड सेलेक्ट कीजिएगा और फर्स्ट यूनिट जो बड़ा यूनिट होगा वो रहेगा, जैसे आपका फर्स्ट यूनिट होगा केजी और कन्वर्जन होगा 1000 ग्राम्स, माने 1000 ग्राम के बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो इस तरह से हमने कंपाउंड यूनिट बना दिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वो केजी ऑफ 1000 ग्राम होगा ऑप्शन यूज करेंगे, यूनिट्स में केजी ऑफ 1000 ग्राम्स यूज करेंगे। फिर इसमें अब आपको क्या करना है, बाकी कहीं कुछ नहीं करना है, एंटर प्रेस करके इसमें आप जीएसटी का रेट वगैरह आप सेटअप कर सकते हैं जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो इस पे 18%, तो चॉकलेट हो गया। चॉकलेट के बाद हमारा इसमें और क्या लगता है, तो और इसमें मान लो आटा या मैदा लगेगा, हम मैदा दे देते हैं। सर बटर भी लगेगा ना? हाँ बनाएंगे, उसको भी बनाएंगे। रॉ मटेरियल यहाँ भी कंपाउंड यूनिट ही रख रहे हैं, मान लो हमको मैदा 100 ग्राम ही यूज करना है, 150 ग्राम ही यूज करना है, तो कंपाउंड यूनिट ही आपको रखना है। अगर आपको सिर्फ केजी यूज करना है तो आप सिंपल यूनिट रखो, लेकिन अगर आपको केजी और ग्राम्स दोनों यूज करना है तो उसके लिए आपको कंपाउंड यूनिट यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे भी हम वो उसका जीएसटी का परसेंटेज रेट वगैरह दे देंगे जो भी होगा, जैसे मान के चलते 18%। फिर मैदा के बाद इसमें क्या यूज हो सकता है, मिल्क यूज हो सकता है, क्या कहिए ना प्लीज। किसी से करो रिचार्ज नहीं बोल रही, हमको बोल कर लीजिए ना, 12 बज गया, क्या होगा सेशन ऑनगोइंग, गिरधर जी करते हैं, हाँ करते हैं। ओके, तो मिल्क इसमें यूज होगा, तो मिल्क हम बना रहे हैं, ये भी हमारा रॉ मटेरियल होगा। मिल्क किसमें यूज होगा, तो ये भी केजी और ग्राम्स में यूज हो सकता है, तो हम कंपाउंड यूनिट ही रखने। देखो कंपाउंड यूनिट रखने से फायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सिंपल रखोगे ना तो सिर्फ आप केजी यूज करोगे, लेकिन कंपाउंड रखोगे तो आप चाहे तो केजी भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको 1 केजी 2 केजी रखना है वो भी होगा, अगर केजी और ग्राम दोनों यूज करना है दोनों होगा, सिर्फ ग्राम यूज करना है सिर्फ ग्राम होगा। ये कंपाउंड का यही बेनिफिट है, इसलिए कंपाउंड यूनिट ही हम ज्यादा सेलेक्ट करते हैं, प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ सिंपल यूनिट दिया हुआ है तो आप सिंपल ही रखोगे, अगर कंपाउंड दिया है तो आप कंपाउंड रखोगे। चलो यहां भी हम इसका रेट सेट कर देते हैं। हमारा चॉकलेट हो गया, मैदा हो गया, मिल्क हो गया, अब इसमें बटर लगेगा, बटर बनाते हैं। रॉ मटेरियल्स कंपाउंड यूनिट यूज करेंगे। बटर के बाद क्रीम लगेगा, रॉ मटेरियल्स, सब पे 18% ही जीएसटी का रेट रख रहे हैं। क्रीम के बाद इसमें शुगर लगेगा, यहाँ भी कंपाउंड यूनिट यूज कर रहे हैं। फिर शुगर के बाद और क्या इसमें यूज हो सकता है, एग यूज हो सकता है, एग भी यूज होता है, नॉनवेज जो बनता है, केक। तो एग क्या होगा, एग आपका केजी और ग्राम्स में तो जाएगा नहीं भाई, तो उसके लिए एग को हम पीसेस में यूज कर सकते हैं, तो पीसेस का ऑलरेडी बना हुआ है, पीसेस यूज करें, यहाँ पे यूनिट पीसेस रहेगा। और इस पे भी 18% का जीएसटी, या इस पे थोड़ा कम कर देते हैं, 12% जीएसटी। ऐसे एक पे तो जीएसटी लगता नहीं है आई थिंक, मुझे जहाँ तक पता है। तो चलो इस पे जीएसटी हम हटा ही देते हैं, तो हम 0 तो हम निम्न रेटेड में रख देते हैं, इसमें कोई जीएसटी नहीं है। तो ये हमारा सारा क्रिएट हो गया, रॉ मटेरियल्स हमने बना लिया। अब हम परचेज करेंगे,
रॉ मटेरियल्स को परचेज करेंगे, वाउचर में गए, F9 वाउचर में, आइटम इनवॉइस, कंट्रोल एच, आइटम इनवॉइस। अब मान लो इसको एक सेकंड, अच्छा ये 19 हो गया, इसको चेंज कर लेते हैं, 1/4/22 से 31/3/23। वाउचर में गए, 1 अप्रैल को हम परचेज कर रहे हैं, किसी भी पार्टी से, बी क्रेडिटर से ही परचेज कर रहे हैं मान लो, ठीक है, परचेज अकाउंट। अब वो सारा आइटम हम लेंगे एक एक करके। हमारा क्या था, सबसे पहले चॉकलेट था, ठीक है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई पहले से कुछ आइटम है नहीं, किसी भी गोडाउन में आप रख सकते हैं, मान लो पटना गोडाउन ही यूज कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी में आप चॉकलेट परचेज कर रहे हैं, हम 100 kg चॉकलेट परचेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, आप 100 kg आप दोगे तो ये ग्राम्स में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, और 100 kg में 1 लाख ग्राम होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे आपको केजी में दिखेगा। अब यहाँ पे जो रेट रहेगा ना, वो आपका केजी का डालना है, ग्राम का नहीं डालना है। तो वो जो रेट रहेगा, हमको चॉकलेट का क्या केजी है, तो हम मान के चलते हैं 600 रुपया पर केजी है, ठीक है। तो रेट हम दे देंगे 600 रुपया पर केजी। अब देखो यहाँ पे केजी आ गया ना, 100 kg, जैसे हमने रेट दिया केजी आ गया, तो कंफ्यूजन नहीं हुआ। वहां पे 1 लाख ग्राम्स आ गया तो क्यों आ गया, नहीं, वो हट जाएगा। 600 रुपया पर केजी, 60,000 100 kg का आ गया। उसी तरीके से आपका दूसरा आइटम क्या है, चॉकलेट के बाद हमारा क्या था, मैदा था। मैदा हम मान लो 1000 किलोग्राम्स खरीद रहे हैं, 1000 किलोग्राम्स, और इसका पर केजी का रेट रहेगा 40 रुपीज, ठीक है। फिर उसी तरीके से तीसरा हमारा क्या था, शुगर था। शुगर भी हम 500 किलोग्राम्स खरीद रहे हैं, और पर का रेट रहेगा 50 रुपीज। फिर तीसरा जो आइटम था, बटर था। बटर हम खरीद रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं बटर, तो बटर हम 50 kg खरीद रहे हैं, और बटर का जो रेट है वो रहेगा 500 रुपये पर केजी, ठीक है। फिर बटर के बाद हम क्रीम खरीद रहे हैं, पटना गोडाउन। कितना क्रीम खरीद रहे हैं, ये भी हम 50 किलोग्राम्स खरीद रहे हैं, और ये भी 600 रुपये पर केजी है। उसके बाद मिल्क खरीद रहे हैं, 500 किलोग्राम्स खरीद रहे हैं, और 50 रुपये पर किलोग्राम्स के हिसाब से। और फाइनली एग खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, तो एग हम मान लो 100 पीस खरीद रहे हैं, और पर का रेट रहेगा 8 रुपया, या इसको 300 पीस कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनपुट CGST, इनपुट SGST लेते हुए इसको हम सेव कर देंगे। अब ये सारा रॉ मटेरियल्स परचेज होकर हमारा स्टॉक समरी में आ गया। स्टॉक समरी में देखेंगे, देखो रॉ मटेरियल में टोटल वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, और एंटर प्रेस करोगे वो सारा आइटम आपको दिखेगा रेट वाइज। अब ये क्या करेंगे हमने, तो ये रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट, केक, जो केक बनाएंगे उसके लिए भी हमको स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा। तो फिर क्रिएट में जाके हम स्टॉक आइटम में जाके केक क्रिएट करेंगे, केक। और केक का जो हमारा साइज रहेगा पर साइज रहेगा, वो हमारा रहेगा 1 kg का, 1 kg के साइज में हम बना रहे हैं, ठीक है। तो केक 1 kg ऐसे हम दे देंगे, केक 1 kg। ये 1 kg का वेट रहेगा उसका, 1 kg। हम चाहे तो 2 kg भी रख सकते हैं, 3 kg भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है ना। तो 1 kg का हम केक बना रहे हैं। अब ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट होगा जो बिकेगा मार्केट में, और यूनिट ये हमारा जाएगा सिर्फ किलोग्राम्स में। केजी के हिसाब से हम 1 kg, 2 kg, 3 kg ऐसे ऐसे बेचेंगे, हम ग्राम में नहीं बेच रहे हैं, तो सिर्फ हम केजी यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपका सेट BOM, बिल्स ऑफ मटेरियल का कॉन्सेप्ट आता है।
हम बिल्स ऑफ मटेरियल बनाते हैं। बिल्स ऑफ मटेरियल आपको किस में बनाना है? आपको बनाना है फिनिश प्रोडक्ट में। फिनिश गुड्स का जो अब आप स्टॉक आइटम बनेगा वहां पे बिल्स ऑफ मटेरियल बनाना है आपको, रॉ मटेरियल में नहीं बनाना है। तो उसके लिए आप F11 फीचर में आपको जाके कुछ ऑप्शन को इनेबल करना होगा। जैसे कि सबसे पहले बैचेस, यहाँ पे देखोगे आप इन्वेंट्री में, तो इनेबल बैचेस ये नो रहता है, बैचेस को आपको यस करना है। उसके नीचे अगर आप एक्सपायरी डेट वगैरह भी देना चाहते हो तो मेंटेन एक्सपायरी डेट पर बैचेस, इसको भी आप यस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन को आपको यस करना है। उसके बाद F12 कॉन्फ़िगरेशन में आके जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट कीजिएगा फिनिश गुड्स का, तो F12 कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल्स इन स्टॉक आइटम, ये बाय डिफॉल्ट नो रहता है। तो यहाँ पे आपका BOM का कोई ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, बिल्स ऑफ मटेरियल का ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, तो इसको भी आपको यस करना पड़ेगा। ठीक है, कंपोनेंट्स लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल्स स्टॉक आइटम, इसको यस कर दीजिए। अब आपको ये ऑप्शन दिखेगा। तो मेंटेन इन बैचेस, बैचेस को मेंटेन करना है, इसको भी यस कर देना है। किसमें? फिनिश प्रोडक्ट वाले स्टॉक आइटम में। मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर आप एक्सपायरी डेट देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे यस यस कर दीजिए। और सेट कंपोनेंट्स बिल्स ऑफ मटेरियल, इसको यस कर देना है, बिल्स ऑफ मटेरियल को यस कर देना। अब बॉम का नाम बताना है, व्हाट इज द नेम ऑफ बॉम, बॉम का नाम क्या है? थैंक यू सो मच सर कि आप इतना कष्ट करके यहाँ तक आते हैं और मुझे प्रसाद खिलाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो नेम ऑफ बॉम, बॉम का नाम क्या है? तो बॉम का नाम हम दे देते हैं केक 1 kg, ये बॉम का नाम होगा। अब यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना यूनिट आप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ये डेटा सेट कर रहे हैं, उसका रॉ मटेरियल को आप सेट कर रहे हैं। तो हम 1 देंगे, आप हमको 1 kg केक बनाने में, ठीक है, कितना रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कितनी कितनी मात्रा में रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। 1 kg केक बनाने में हमको कितनी कितनी रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, वो हम पैरामीटर यहाँ पे सेट कर रहे हैं। बिल ऑफ मटेरियल बनाने का मतलब ही यही होता है कि आप यही डिफाइन कर देते हो कि हमको 1 kg 2 kg 10 kg या जो भी है, इतनी क्वांटिटी केक बनाने में हमको कितनी रॉ मटेरियल्स की जरूरत है। तो यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में हमने 1 दिया। अब 1 के बाद आपको 1.000 इसलिए दिख रहा है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 था, इसलिए 100 दिख रहा है, लेकिन 1 ही kg है। लेकिन अगर 1.150 कर दीजिएगा तो 1 kg 150 ग्राम हो जाएगा। तो यही फायदा है कंपाउंड यूनिट का। तो हम यहाँ पे 1 दे देते हैं, 1 kg ही हम बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो साइज है 1 kg का है। अगर 2 kg का होता, 3 kg का होता, तो हम वहाँ पे 2 kg 3 kg दे देते। ओके, अब इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज होगा? तो इसमें हमारा जो यूज होगा मैदा होगा। मैदा कितना है? अब गोडाउन, आपको गोडाउन बताना है, तो गोडाउन आपको याद रखना है कि किस गोडाउन में आपका पड़ा हुआ है। तो आपका जो पड़ा हुआ था वो पटना गोडाउन में था, तो हम पटना गोडाउन ही लेंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे तो गोडाउन में तो आपका क्वांटिटी दिख नहीं रहा है, राइट? तो इसको यस करेंगे। अब देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको गोडाउन में क्वांटिटी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी कोई कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्शन है ही नहीं। तो एक चीज आपको याद रखना कि गोडाउन में यहाँ पे क्वांटिटी, जैसे आप परचेज और सेल्स में करते हो तो वहाँ पे गोडाउन वाइज आपको क्वांटिटी दिख जाता है, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन से गोडाउन में पड़ा हुआ था। ठीक है, चलो, तो पटना गोडाउन। उसके बाद ये वाला F12 में कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन टाइप्स ऑफ कंपोनेंट बॉम्ब, इसको यस कर लीजिएगा। अब पटना गोडाउन में ये क्या है? पटना गोडाउन के बाद टाइप ऑफ आइटम में क्या है? मैदा क्या है? तो मैदा आपका क्या है? बाई प्रोडक्ट है, को प्रोडक्ट है, स्क्रैप है। तो ये क्या है? कंपोनेंट है। यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं आता है, ठीक है ना? रॉ मटेरियल यहाँ पे नहीं आता है, सिर्फ कंपोनेंट आता है। तो हमको बताना है कि कंपोनेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि रॉ मटेरियल और कंपोनेंट दोनों सेम चीज है। जहाँ पे प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग होता है वो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, जहाँ पे डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग होता है वो कंपोनेंट यूज किया जाता है। क्योंकि रॉ मटेरियल इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसको कंपोनेंट बताएंगे। और कितनी क्वांटिटी यूज कीजिएगा आप? 1 kg केक बनाने में मैदा कितना चाहिए? तो सबसे ज्यादा मैदा ही लगता है, तो हम मान के चलते हैं कि इसमें
300 ग्राम मैदा चाहिए। अब 300 ग्राम कैसे, अगर आप 300 टाइप कीजिएगा तो वो 300 kg हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो 300 ग्राम टाइप करने के लिए इसके दो मेथड मैं आपको बताता हूँ। या तो आप 300G कर दीजिए तो 300 ग्राम कंसीडर हो जाएगा। देखो 0.0 के बाद डैश फिर 300 kgs है, 300 ग्राम हो गया। एक तरीका है 300G प्रेस कीजिएगा। तो दूसरा तरीका आप 0.300 दे दीजिए, 300 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको 300 देना है तो आप देंगे 0.300। यस सर, हाँ सर प्लीज। जी जी जी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। ओ जी जी। एनी कंप्लीट नहीं। हाँ अच्छा। जी जी। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा। नहीं। हम्म। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हम्म। जी जी। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। अच्छा, असेसमेंट होगी। हाँ। हम्म 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 हम्म। हाँ, हम्म हम्म। अच्छा। हम्म हम्म हम्म। हम्म। ये तो मतलब आपसे डायरेक्टली बात हुआ इसके रिगार्डिंग कि ऐसा ऐसा करना है। ठीक। हाँ 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 हाँ। सही बात। जी जी ठीक है। हाँ हेलो। 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 एक्सक्यूज मी प्लीज, आप लोग थोड़ा 1 मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ा सर का कॉल है, ज़रूरी बात करना है। ओके सर। हाँ सर, नहीं वो शायद नेटवर्क का इशू था, आवाज़ नहीं आ रहा। जी। हाँ। हम्म हम्म। हाँ 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 हाँ। नहीं। हाँ 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 हाँ। अवॉइड करो। ठीक है ठीक। हम्म।
ठीक है सर। ओके, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। एक जरूरी कॉल था इसलिए थोड़ा मुझे इन्वॉल्व होना पड़ा। ठीक है, ओके, आवाज आ रही है ना आप सबको? यस जी सर। सर। स्क्रीन दिख रहा है ना? जी सर। चलो गुड है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो वो 300G भी दे सकते हैं या 0.300 भी दे सकते हैं, या अगर आपको मान लीजिए देना है 5 ग्राम, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपको 5 ग्राम देना है तो आप क्या करोगे? अभिषेक बताओ क्या दे सकते हैं वहां पे 5 ग्राम अगर यूज करना है तो? सर वहाँ पे 5 kg 5 ग्राम सर 0.5। हाँ हाँ, तो 0.5, ठीक है। ठीक है अभिषेक, यही देंगे ना? जी सर। चलो, नहीं अभिषेक, ये तो गड़बड़ हो गया। देखो, सर नंबर ऑफ पॉइंट डेसिमल, 005। यस यस यस, अभी आपने सही पकड़ा, 0.005। अब आपका 5 ग्राम कंसीडर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ डेसिमल 3 है। तो अगर 150 ग्राम देना है आपको, 150 ग्राम, तो आप दोगे 0.150, ये 150 ग्राम। लेकिन अगर आपको 50 ग्राम देना है तो आप दोगे 0.050। अब ये 50 ग्राम कंसीडर होगा, लेकिन सिर्फ 5 ग्राम देना है तो आप दोगे 0.005। ये समझना है। लेकिन अगर आपको 1 केजी देना है तो 1 दोगे, आप केजी हो जाएगा। आपको 50 केजी देना है, 50 दोगे, केजी हो जाएगा। लेकिन अगर केजी और ग्राम दोनों देना है तो फिर आप क्या करोगे? तो मान लो हमको 1 केजी 245 ग्राम देना है, तो हम देंगे 1.245। तो ये आपका 1 ग्राम 1 केजी 245 ग्राम कंसीडर होगा। तो इस टेक्निकलिटी को आपको समझना होगा कि अगर हमको ग्राम में यूज करना है तो कैसे हम दशमलव का यूज करेंगे, और केजी में ग्राम में यूज करना है तो कैसे। ठीक है, आप म्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम 300 ग्राम मान के चलते हैं मैदा हमारा यूज होगा। मैदा के बाद हमारा चॉकलेट यूज होगा। प्लीज आपको म्यूट कर दीजिए, किसी के साइड से आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, इसका अनम्यूट है। दिलीप सर का आ रहा है। हाँ दिलीप सर। दिलीप प्लीज म्यूट कर दीजिए। ओके, तो पटना गोडाउन यहाँ भी सिलेक्ट करेंगे। इसी गोडाउन में हमने सब परचेज करके रखा था कंपोनेंट। अब चॉकलेट कितना यूज होगा? तो चॉकलेट इसमें यूज होगा, मान के चलते हैं 100 ग्राम, तो 100 दे देंगे, 0.100। फिर उसके बाद हमारा इसमें क्या यूज होगा? तो मिल्क यूज हो रहा है। मिल्क कितना यूज हो रहा है? तो मिल्क हमारा यूज हो रहा है, मान के चलते हैं 150 ग्राम, तो हम वहाँ 150 दे देंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या यूज हुआ इसमें? तो इसमें हमारा बटर यूज हुआ। बटर कितना यूज हुआ? तो बटर हमारा यूज हुआ 60 ग्राम, ठीक है, या 75 ग्राम, तो हम दे 0.075, 75 ग्राम हमारा यूज हुआ। फिर हमारा क्रीम यूज हुआ। क्रीम कितना यूज हुआ? क्रीम हमारा 125 ग्राम हुआ, 0.125 दे देंगे। फिर उसके बाद क्या बच रहा है इसमें? शुगर। शुगर कितना यूज हो रहा है? तो शुगर थोड़ा ज्यादा यूज होगा। शुगर मान के चलते हैं कि हम 250 ग्राम शुगर यूज कर रहे हैं, सॉरी 0.250। ओके, इसलिए मैंने कंपाउंड यूनिट बनाया था, क्योंकि 1 केजी केक बनाने में तो हमको सब कुछ ग्राम में ही यूज करना है, इसलिए कंपाउंड यूनिट बनाया था मैंने। एंड फाइनली जो एक भी बचा है सर। हाँ, एग बचा है, एग भी यूज होगा। तो एग मान के चलते हैं कि 1 केजी केक में हम 3 एग का यूज करते हैं, 3 पीसेस हो। अब देखो, ये जो पूरा ग्राम है ना, ये जोड़ के आपका 1 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपके क्वेश्चन जो आएगा, जो डेटा आपको बनाना है, उसमें तो वो कम ही रहता है, क्योंकि वो खुद सेट करते हैं। लेकिन आप अपने से कोई सिनेरियो बनाइएगा तो ये ध्यान रखिए कि जितना का आप केक बनाए उससे कम ही आपका कंपोनेंट यूज हो। अब इस सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 400, 2 600, 700, 300, 400, 500, 700, 800, ज्यादा नहीं हो रहा है ना? थोड़ा कम कर देंगे। फिर एक बार इसको करके देख लेते हैं, कंट्रोल एन करते हैं। ठीक है, 0 बस 100 बस 150 075 125 बस 250 एंटर। ये केजी एकदम एग्जैक्ट 1 केजी आया। ठीक है, तो ठीक है, 1 केजी ही होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये हम सारा यूज करेंगे।
सर आपका आवाज नहीं आ रहा, म्यूट हो गया है।